हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में स्वागत है आपका। आइए देखते हैं जीएस3 का ये क्वेश्चन। जीएसटी इज हेल्ड एज अ लैंडमार्क रिफॉर्म इन इंडियाज टैक्स हिस्ट्री, बट इवन आफ्टर 5 years of its implementation, a number of policy and implementation issues remain unresolved. Discuss and mention some measures to resolve these issues. तो 3 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट है कि जीएसटी एक लैंडमार्क रिफॉर्म है, तो वो चीज़ थोड़ी सी डिस्कस करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट पार्ट है कि 5 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, वो इश्यूज डिस्कस करने पड़ेंगे और अंत में हमें मेजर्स बताने पड़ेंगे। तो इसको आप 3 पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में बेहतर यही होगा कि आप या तो डेफिनेशन दे दो या कहानी बता दो। तो डेफिनेशन देना बड़ा ही क्लीशे है। डेफिनेशन की जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज डेस्टिनेशन बेस्ड, और ये सब सभी लोग बदलेंगे। आप ये सिंपली बता देना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले यूनियन और स्टेट को सेपरेट पावर्स दी गई थी इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, बट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से वो पावर्स मर्ज कर दी गई हैं एक ही सिंगल जीएसटी में। तो ये चीज़ आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो। अब जीएसटी लैंडमार्क रिफॉर्म क्यों है भारत की टैक्स हिस्ट्री में, इसके बारे में जानते हैं। जीएसटी ने सिंगल टैक्स सिस्टम लाया 17 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करते हुए, तो ये इसलिए रिफॉर्म माना जाता है। दूसरा, ये यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को साथ में लेके चलने वाला रिफॉर्म है, क्योंकि जो इसमें 279A के अंडर, ये भी लिख दोगे आर्टिकल, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 279A के अंदर जो जीएसटी काउंसिल इसके अंदर बनाई गई है, उसको एक फिस्कल फेडरलिज्म का रोल और फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, नॉट फिस्कल फेडरलिज्म एक्चुअली, बट यू कैन से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल माना जा रहा है। जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन, जो कि उसका आईटी बैकबोन है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से बना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है किसी भी टैक्स पेयर की एफिशिएंसी बढ़ाने में, टैक्स पेयर की कॉस्ट, कंप्लायंस कॉस्ट घटाने में और टाइम कट डाउन करने में। तो ये सारी चीज़ें आप इसके रिफॉर्म के अंदर लिखोगे, जहाँ पे पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैक्स पेयर्स और टैक्स कलेक्टर्स ये एक साथ आए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के मामले में। एंड फाइनली हम मंथली जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शंस देखें तो रेवेन्यू कलेक्शंस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रही हैं, और हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि इट हैज़ रीच टू 1.48 लाख करोड़। तो पहले 2 साल में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखी गई थी, लेकिन अब कंसिस्टेंटली 1 लाख करोड़ पर मंथ जो है जीएसटी कलेक्शंस ऊपर आती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो टैक्स की रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ गई है, और दूसरा अगर आप एक और पॉइंट भी लिखना चाहते हो, ऑल्दो हमें इस पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना है, लेकिन अगर आप एक और पॉइंट भी लिखना चाहते हो तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का जो डेटा है, जो इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन किया था जीएसटी के बेनिफिट्स में, तो हमारे पास काफ़ी सारा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का डेटा आ चुका है, और इस वजह से जो टैक्स नेट है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के मामले में तो बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ साथ हम डायरेक्ट टैक्सेस का भी एस्टिमेट लगा सकते हैं अगर हम ये डिसाइड करें कि किस तरीके के फॉर्म्स इस जीएसटीएन पोर्टल पे अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इशूज़ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहला तो फिस्कल फेडरलिज्म को थोड़ा सा यहाँ पे रिसेंट टाइम्स में चैलेंज मिला है। रीज़न बीइंग कि हमने जीएसटी काउंसिल को पहले 2-3 साल बहुत अच्छे से यूनानिमस तरीके से फंक्शन करते हुए देखा, लेकिन कुछ इश्यूज के ऊपर अब स्टेट्स गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में नोकझोंक समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जो जीएसटी काउंसिल का है, उसमें स्टेट्स और भी ज़्यादा से चाहते हैं, ऑल्दो ऑलरेडी दे हैव 2/3 ऑफ द से, यानी 2/3 जो है वो उनका शेयर ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर है और 1/3 सेंटर का है। एनीवेज, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो लगाया गया था ताकि जीएसटी के लगने से, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से स्टेट्स को जो नुकसान होगा वो उनको मिले, वो 2022 तक खत्म हो गया। तो स्टेट्स कह रहे थे कि इसको एक्सटेंड करो, लेकिन सेंटर ने नहीं किया। कई बार जीएसटी के ड्यूज, इन कंपनसेशन के जो ड्यूज होते हैं, ड्यूज मतलब कि कितने पैसे स्टेट्स को देने हैं इस कंपनसेशन सेस में से, वो भी देने में डिले हुआ, तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आई। फिर हमने देखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता है, वो अभी भी बाहर है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी मार्केट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जो अभी भी जीएसटी से बाहर है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़्यादा होने की वजह से कंज्यूमर को आज भी इस पर बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। फिर जीएसटी के केसेस में जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल बनना था, और अभी तक 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं की गई है। तो इसीलिए जब भी जीएसटी के केसेस में आपको अपील करनी होती है तो आप सीधा हाई कोर्ट को पे चले जाते हो, और हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा केसेस से फ्लड होता जाता है। फिर हमने जीएसटी में फ्रॉड और स्कैम भी होते देखे हैं। फॉर एग्जांपल, मध्य प्रदेश और गुजरात में कुछ लोगों ने 500 बोगस फर्म्स बना के इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पे 700 करोड़ रुपए जो है वो सरकार से
ले लिए। इसका मतलब दो होता है, एक कि जो आईटी सिस्टम है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और दूसरा जीएसटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा टीदिंग इश्यूज से डील कर रहा है। ट्रांजिशनल क्रेडिट्स वो होते हैं, देखिए दोस्तों, जो जीएसटी से पहले टैक्सेशन लगता था। अब काफ़ी चीज़ें लोगों ने खरीद रखी थी पुराने टैक्स के ऊपर बेसिस पे, उनके पास इन्वेंट्री पड़ी थी, तो उसका बेचने पे वो अगर नए टैक्स देंगे तो फिर उनको लॉस होगा। तो इसके लिए उनको कॉम्पनसेशन देना था, वो कॉम्पनसेशन अभी तक नहीं दिया गया है कई एरियाज में, और वो भी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है। अब एक और क्रिटिसिज्म ये कि आपने सोचा था वन नेशन वन टैक्स, लेकिन 5 टैक्स ब्रैकेट हैं, और अभी भी कई सारे जो चीज़ें हैं वो लग्जरी और सिन गुड्स के ऊपर आप 28% और उसके ऊपर सेस लगाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रैकेट्स हैं अगर अब वन नेशन वन टैक्स की बात करें, इसे रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। और आखिर में हमने ये देखा है कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन करते वक्त सरकार ने कहा था कि महंगाई कम होगी इसकी वजह से, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट को ये मिटाता था। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन और काफ़ी ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो इन्फ्लेशन हमें नज़र आ रही है वो अभी भी कम नहीं हो पा रही है। ये सारे क्रिटिसिज्म आप इसके लिख सकते हो। अब आपसे मेजर्स भी पूछे गए थे, मेजर्स जो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं सिचुएशन को। तो सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंसल्टेटिव मैकेनिज्म रखना पड़ेगा। सेंटर को जितना स्टेट्स लेवरेज चाहते हैं उतना तो नहीं, लेकिन उसके किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंचना पड़ेगा। साथ ही साथ अब काफ़ी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इकॉनमी से डिमांड आ रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंडर ले आया जाए, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम क्लेम कर सकें जो भी इस पेट्रोलियम इंडस्ट्री की वैल्यू चेन के अंदर आते हैं। और फाइनल में जो डिमांड है, जो कॉस्ट है इस प्रोडक्ट की, वो भी उसमें भी थोड़ी राहत मिले कंज्यूमर को। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल को इमीडिएटली कंस्टिट्यूट कर दिया जाए और उसको फिक्स टाइमलाइन दे दी जाए कि कौन से केसेस कितने टाइम में आपने रिजॉल्व करने हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिलैक्स किया जाए, मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो आपको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट की होती है, उसमें कई बार डिले देखे जाते हैं, प्रोसीजरल डिले होते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिले होते हैं, उसको अभी तक आपने थोड़ा रिजॉल्व करना चाहिए। और अल्टीमेटली रैशनलाइज कर दो रेट्स यार, ये 8, 15, 18 इस तरीके से आप नहीं कर सकते। तो यही चीज़ जो है, ये वाला पॉइंट इसी में आप लिख दोगे, ठीक है। सो दिस यू कैन राइट। फिर तो ट्रांजिशनल क्रेडिट वाली जो बात थी वो आप प्रॉब्लम्स में लिखी, सोल्यूशन में भी उसको बोलोगे कि उसको रिजॉल्व करना है। नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, ये भी जीएसटी के एक्ट, सेंट्रल जीएसटी एक्ट के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी, लेकिन अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी जो फंक्शनिंग है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। कई बार इसमें हमने देखा है वैकेंसीज भी कहीं ज़्यादा है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर बिहेवियर यहाँ देखा गया है, इंडिया शुड ऑब्जर्व एंटी कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर बिहेवियर। कहने का मतलब है कि उन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए जिसमें एक्सेसिव प्राइस इंक्रीजेस हो रहे हैं जीएसटी के इंक्रीज होने की वजह से, या जीएसटी लगने की वजह से जो बेनिफिट है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, पास ऑन नहीं किया पा रहा है। इसीलिए नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी ना एनएए बनाई गई थी, ताकि ऐसे केसेस को देख सके और इसमें पेनल्टी लगा सके। अब 5 इयर्स ऑफ जीएसटी जो रहे हैं वो मिक्स्ड बैग रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रोमिसेस थे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए, बट अल्टीमेटली यू हैव टू बैक दिस रिफॉर्म। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये खराब है और पुराना सिस्टम ले आओ, है ना, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। बट आप ये कहोगे कि देखिए, अगर हम चाहते हैं कि ये रिफॉर्म एक्चुअल में इंडियन इकॉनमी को सर्व करे, तो जो हमने कुछ सजेशंस दिए हैं उस सजेशंस की लाइन पे चलते रहें, तो आगे चलते हुए जीएसटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म सामने बन के सामने उभर पाएगा। तो इस तरीके से आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो दोस्तों।